चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 हमारे अतीत तीसरा चैप्टर है, मतलब तीसरा पार्ट है। इसमें भी पढ़ेंगे जैसे 6 में पढ़े थे, कैसे कब और कहाँ। इसमें थोड़े से ज्यादा पढ़ेंगे, बस इतना ही अंतर है। इसमें चैप्टर जो है आप देख सकते हैं, 8 चैप्टर है, आप देख सकते हैं। 8 चैप्टर में पहला चैप्टर है 6 to 12 चल रहा है, एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है। और मैं 6 to 8 तक का अपलोड करूंगा। अच्छा रिव्यू देंगे तो हम कंटिन्यू चलेंगे, अन्यथा रोक देंगे। तो चलिए चलते हैं। और अध्याय है कैसे कब और कहाँ, जिसमें तारीखों का महत्व बताएंगे और औपनिवेशिक इतिहास की बात करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी से है उसे छाट कर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें एमसीक्यू भी रहेंगे साथ में। तो चलिए देखते हैं 6, 7 अगर देख चुके हैं तो देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा। 8वां चैप्टर आ चुके हैं, मतलब 8वां क्लास का चैप्टर 1 आ चुके हैं। तो पहला चलते हैं और थोड़ा स्लो चलते हैं, आप थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। तो चलिए तो चलिए तो देखिए कैसे कब और कहाँ पढ़ेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है, पॉइंट है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय था जब इतिहासकार केवल युद्धों और राजाओं जो है ताजपोशी की तारीखों का विवरण में उलझे रहते थे। तो मतलब राजा का युद्ध हो रहा है उसके बारे में, राजा का जो ताजपोशी होते थे उसकी बात होती थी, मतलब कौन से ताज पे हैं, कौन से पद पे हैं, इस तरह की बातें होती थी। चलिए बदलाव की बात करते हैं इसी में कि बदलाव कैसे शुरू हुआ। तो बदलाव सुनते ही अब इतिहासकार इन बात पर ध्यान देते हैं कि लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। इतिहास में अब आजीविका कैसे चलाते, भोजन कैसे चलाते थे, कैसे जीवन वो निर्वाह करने लगे। जैसे प्राचीन इतिहास आप जानते ही हैं, है ना, कि कैसे कैसे बड़े हुए, कि कौन से जानवर के कौन से प्रजाति हम लोग हैं, किस मानव रूप में हम अवतरित हुए, मतलब कौन से जानवर से अवतरित हुए, ये सब जानते हैं। तो वे क्या पैदा करते थे, मतलब क्या आजीविका कैसे जीते थे, क्या खाने के लिए क्या पैदा करते थे, बाजार कैसे बनाए, मार्केट कैसे बनाए, और रियासत कैसे उभरी, मतलब राजा महाराजा की रियासतें, प्रांत, ये सब जो है धीरे धीरे, जैसे जनपद हुआ, महाजनपद हुआ, कैसे बना। कुछ तो कारण होगा, ऐसे शुरू में तो नहीं था। अवधि की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे, समय की बात करेंगे। कुछ इतिहास जो ऐतिहासिक हैं या ऐतिहासिक घटनाएं हैं, एक निश्चित तारीख को नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी होती थी कि जो निश्चित होती नहीं थी, हो जाती थी, लेकिन उसे भी पता लगाना होता था। तो ये बात थी, बल्कि वे एक लंबी अवधि में घटित होती थी, मतलब बहुत लंबे समय के बाद ये घटित होती थी। मान लीजिए अकबर बहुत देर से बैठा हुआ है, तो उसके पद को विनाश करने के लिए उसका पुत्र आया, पुत्र बना, पुत्र का पुत्र बनेगा, तो इस तरह का हो रहा था। फिर मुगल हट समाप्त होकर फिर बनेगा अलग, है ना, फिर छोटे छोटे अंग्रेज का शासन आएगा, फिर अंग्रेज कब्जा करेंगे। तो इस तरह से बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ले लीजिए भारत में चाय पीने का चलन या राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के रूप में समझ जाइए कि भारत में चाय पीने का चलन चला कि नहीं चला। उस समय का समय बताइए कि किस समय चला था। कोई बताता है बुद्ध पहले देखे थे, कोई बोलता है जैन देखे थे, कोई इतिहासकार बोलता है कि नहीं ये अंग्रेजों ने चाय का प्रचलन शुरू किया, कोई कहता है नहीं भारत के लोग ही इस्तेमाल किए। तो अलग अलग तारीखों के अलग अलग परिचय है। चलिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत तो आप ध्यान में करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए कि हम कौन सी तारीख चुनते हैं, कौन सी तारीख चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, ये देखेंगे। तो हम जो तारीखें चुनते हैं वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। जैसे कुछ खास घटना, जैसे 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1764 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह का घटनाएं बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट नंबर के हिसाब से पॉइंट में ही देखेंगे कि ब्रिटिश इतिहासकार का नजरिया क्या था। ब्रिटिश के हिसाब से देखेंगे, जैसे बहुत सारे इतिहासकार थे, मतलब ब्रिटिश इतिहासकार भी थे, हिंदुस्तानी इतिहासकार भी थे, बहुत सारे इतिहासकार थे। तो उस नजरिए में कौन कौन से, फ्रांसीसी भी थे। तो अलग अलग पॉइंट से लिखते थे, जो दूत बन के आते थे उनका अलग नजरिया होता था। तो कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो ब्रिटिश इतिहासकारों के नजरिया से हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उसमें हर अध्याय किसी न किसी गवर्नर जनरल की उपाधियों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। सही बात है। अब ब्रिटिश लिखेगा तो अपने गवर्नर जनरल का ही बड़ाई करेगा ना। अब डलहौजी का बड़ाई करेगा, अब डलहौजी अत्याचार किया है ये हम लोग को पता है, लेकिन उन लोग का कुछ किया है तो भाई बड़ाई करते हैं। तो अंग्रेज जो है अपने गवर्नर जनरल क्या करेंगे कि गवर्नर जनरल कौन आया, कौन कैसे किया, भारत में कौन सा शासन किया, कब तक शासन किया, किसके साथ
जलियांवाला बाग जब था उस समय कौन था, इस तरह से वो करता रहा था, है ना। तो ये आसपास उनकी ब्रिटिश का नजरिया था। कुछ ब्रिटिश अच्छे भी होते थे जो कि बताते थे, हकीकत बताते थे कि क्या किया है अंग्रेजों ने। जैसे मान लीजिए वारेन हेस्टिंग से लेकर माउंटबेटन तक का जो सफर रहा है, इसकी बात हम करते हैं। तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग से लेकर माउंटबेटन तक ब्रिटिश इतिहासकार जो बता रहे हैं उसके बारे में बताएं। माउंटबेटन जो अंतिम है हम जानते हैं, और इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब उपाधियों के इर्द गिर्द कि कौन गवर्नर कौन था। अपने उनको लॉर्डर बोलता था, भगवान बोलता था अंग्रेज, ठीक है। उनके लिए भारतीयों के जीवन का कोई खास महत्व नहीं था, कोई खास महत्व नहीं था। भारतीयों के लिए जीवन कोई खास महत्व, वो अपना धन लूटने आया था, धन लूट रहा था, बस तरीका ये था कि वहां पर रहकर लूट रहा था। पॉइंट नंबर और देखते हैं कि हम अवधियों, जो अवधियां होती है कैसे तय करते हैं, अवधियां जो होती है कैसे तय करते हैं। जेम्स मिल का वर्गीकरण के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जेम्स मिल का वर्गीकरण है, उसके अनुसार हम अनुमान लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 1817 में स्कॉटलैंड में, या स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, मतलब अर्थशास्त्री कहिए या दार्शनिक कहिए, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। 3 खंड में, 3 विशाल खंड अलग अलग बांट दिए इतिहास को। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके 3 भाग में बांटे थे, जिसे ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास कहा जाता है, किताब का नाम है। 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। कौन बांटा? जेम्स मिल ने बांटा था, याद रखिएगा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री कहिए, ये दर्शन शास्त्र कहिए, जो कर सकते हैं आप इसे। अब देखिए मिल के नजरिया के हिसाब से, मतलब जेम्स मिल के नजरिए के अनुसार से चलिए हम बताते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 3 खंड में बांटा गया है, सही बात है, हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में और ब्रिटिश के रूप में। अब इसमें आलोचना क्या हुआ था, कमेंट क्या हुआ था, टिप्पणी क्या हुई थी, हम ये बात करेंगे। मिल का मानना था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, मतलब यूरोप से पीछे है भारत का सभ्यता, ये बोला गया था। क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को कमजोर समझते थे, इसलिए उन लोग अपने आप को जो है बहुत ही अच्छा मानता था। आज पूरी विदेश भी हमारी कल्चर को अपना रहा है धीरे धीरे। अब वो अलग बात है कि भारत ही अपना छोड़ रहा है। अब मिल के अनुसार देखा जाए तो अंग्रेजों ने आने से पहले यहाँ केवल धार्मिक बैर और जातिगत पक्षपात का बोलबाला था। इस समय पहले, उस समय जब आया तो उस समय धार्मिक बैर था, जातिगत पक्षपात था, यही सब था, चल रहा था। भारतीय इतिहासकारों ने इस वर्गीकरण को गलत माना, क्योंकि किसी भी दौर को केवल शासक के धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। सही बात है, किसी भी शासक को धर्म के अनुसार नहीं बांट सकते, ये बात तो सही था, इसके अनुसार तो हम मानते हैं। लेकिन हमारे धर्मों के बीच का छेड़छाड़ करना भी हमारे लिए उचित नहीं था अंग्रेज को। चलिए चौथे पॉइंट की बात करें तो औपनिवेशिक क्या होते हैं। औपनिवेशिक, जो औपनिवेशिक जो है, इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या होता है, इससे सवाल पूछता है यूपीएससी वाले, याद रखिएगा। तो जब एक देश जैसे ब्रिटेन दूसरे देश जैसे भारत पर दबदबा बनाकर वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण कहा जाता है, याद रखना है। अंग्रेजों ने हमारे राजाओं और नवाबों को हराकर अपना शासन स्थापित किया, समझ गए। तो अंग्रेजों ने हमारे राजाओं और नवाबों को हराकर अपना शासन स्थापित किया, याद रखना है। आगे बात करेंगे, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किया और अपनी पसंद की फसलें जैसे नील, अफीम उगाने के लिए मजबूर किया था। सही बात है, हमारे भारत के लिए तो क्या वो बोलते हैं, भारतीयों के लिए तो बहुत कष्ट हो गया। अंग्रेज अपने अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, समाज को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए नील अफीम उगाने लगा, हम लोग का फसल का तो क्या कहते हैं, बर्बाद ही कर रहा। चलिए बंजर हो रहा था ना जमीन। पॉइंट नंबर आगे देखते हैं कि हम मतलब इतिहासकार जानकारी जो है कैसे इकट्ठा करते हैं। तो हम जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे, ये एग्जांपल ले लीजिए। तो आधुनिक भारत के पीछे 2500 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। सही बात, विभिन्न स्रोतों मतलब विभिन्न उपकरण, विभिन्न प्रक्रिया, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी सरकारी रिकॉर्ड की बात करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में ये बात है। पॉइंट देखेंगे सरकारी रिकॉर्ड। तो अंग्रेज मानते थे कि हर निर्देश, योजना और नीतियों को साफ साफ लिखना जरूरी है। सही बात है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अंग्रेज मानते थे कि हर निर्देश, योजना और नीति को साफ साफ लिखना जरूरी है, साफ साफ लिखिए। उन्होंने तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्ट्रेट और कचहरी में रिकॉर्ड रूम बनाए थे। सही बात, रिकॉर्ड रूम एक बनाया गया था, जो कि आप अभी भी देखते होंगे।
अब दूसरा पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो राष्ट्रीय अभिलेख, भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार होते थे, ठीक है, लाइब्रेरी रूप से करिए, अर्ची, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी रूप से रखिए, मतलब वहां पे अभिलेखागार मतलब पुराने पुराने वस्तुओं को रखा गया था, ठीक है। तो 1920 की बात करते हैं, 1920 के दशक में नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, अभिलेखागार का निर्माण हुआ। यहाँ सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, सरकारी दस्तावेज, पुराने पुराने दस्तावेज रखे गए, अभी भी आपको मिलेगा वहां पे। सर्वेक्षण की बात करें, अब सर्वेक्षण जैसे कैसे लोग, बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इस तरह का। तो अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर सही ढंग से शासन करने के लिए उसका सर्वेक्षण करना जरूरी है, मतलब उसके सर्वाइवर को जानना जरूरी है, उसके जीने के तरीकों को समझना जरूरी है, किस तरह का भय, डर को जीतने की जरूरत है, उसका डर कौन सा है, सबसे कमजोर जो है हथियार क्या है, उसे पकड़ने की जरूरत है। भारत में बहुत सारे कमजोर थे, आगे तो भारत के लोग ही, भारत वाले छल कपटी थे, तो ऐसे थे। तो चलिए, उन्होंने धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और पेड़ पौधों और जनगणना के माध्यम से विस्तृत जानकारी जुटाई। सही बात है, सर्वेक्षण करने का मतलब ये हुआ कि हम उसकी धरती की सतह को भी पता कर लेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता को भी पता कर लेंगे, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता से पता चलेगा कि कौन से जनसंख्या क्षेत्र में ज्यादा है ना। पेड़ पौधे की अनुसार हम पता करेंगे, जहां पे पेड़ पौधे होंगे, फसल होंगे, खाने वाले चीज होंगे, वहां पे भी तो होंगे। जनगणना के माध्यम से विस्तृत जानकारी लेंगे कि कौन से जो है जनगणना, कितनी जनसंख्या कहाँ पे है। अब पेड़ पौधा होगा तो कौन सा पेड़ पौधे को क्या बना सकते हैं, क्या उपलब्ध हो सकता है, कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इस तरह से बहुत सारे थे। अब चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। जो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, ये बात हम समझते हैं, तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए सरकारी रिकॉर्ड हमें केवल यह बताते हैं कि अधिकारी क्या सोचते हैं, अधिकारी जो सोचते थे वो लिखते थे, ठीक है, वे किन चीजों को सुरक्षित रखना चाहते थे, मतलब उस पर भी डिपेंड था कि कौन चीज को रखना चाहते हैं, कौन चीज को नहीं रखना है ना, मतलब किस चीज को हम रखें, किस चीज को ना रखें। आगे बात करेंगे आम जनता की आवाज के अनुसार, हम देखते हैं पॉइंट में, देखिए आम जनता की आवाज में कोई अच्छा आवाज हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर सरकार के खिलाफ हुआ तो उसे दबा देते थे, बहुत सारे ऐसे थे। तो देखिए इन रिकॉर्ड में हमें यह पता नहीं चलता था कि देश के आम लोग क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे किसान, आदिवासी और मजदूर कैसे क्या महसूस कर रहे थे, ये बातें तो दिखता नहीं था, क्योंकि जानते थे कि ये अपमान है इसका। अन्य स्रोत के अनुसार हम पता कर लेते थे, तो अन्य स्रोत के हिसाब से देखें तो आम लोगों के बारे में जानने के लिए हमें लोगों की डायरियों, तीर्थ यात्रियों के विवरण, आत्मकथाओं और स्थानीय बाजारों के या स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पत्रिकाओं से मदद लेनी पड़ती थी। मतलब कि अगर अन्य स्रोत के पता करना है तो आपको डायरी, तीर्थ यात्रियों के विवरण, आत्मकथाओं और स्थानीय बाजारों के बिकने वाली लोकप्रिय पत्रिकाओं का मदद लेना पड़ेगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात हो गई। अब चलिए महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य की बात करेंगे, तो इसमें देखिए लिप्टन चाय, लिप्टन चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिप्टन चाय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1922 का एक विज्ञापन दिखाता है कि कैसे विज्ञापनों के जरिए शाही पसंद और तारीखों को जोड़ा जाता था, तारीखों को जोड़ा जाता था, ये पता चलता है। एक है खुसना विशी, खुसन विशी बोलते हैं, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का नाम सुने हैं, कैलीग्राफी सुनते हैं, वे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे और रिकॉर्ड की नकल तैयार करने के लिए इनकी मदद ली जाती थी, मतलब रिकॉर्ड को तैयार करना है तो इनकी मदद लेते थे, जिसे कैलीग्राफी बोलते थे, ये इसका भी इस्तेमाल होता था। अब भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, सही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, संग्रहालय जहां म्यूजियम है एक तरह से कहिए, यह भी दिल्ली में स्थित है, जो अभिलेखागार के पास ही बनाए गए हैं, अभिलेखागार में ही बनाया गया है। पुराने पुराने वस्तु को रखा जाता है, पुराने पुराने लिखा हुआ पुस्तक को रखा गया है। अब जैसे कि मान लीजिए अध्याय पहला हम पढ़े कब, कैसे और कहाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यू कर लेंगे जितना हम पढ़ेंगे उसी से। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो जेम्स मिल ने लिखी थी, ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं अभी। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे सवाल है और आप बताइए, बहुत बार मेरी किताब को पढ़े होंगे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग है कि कैनिंग है, कमेंट करिएगा, ये आपके लिए। अंग्रेज द्वारा जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती थी, बताइए। तो जनगणना जो होती थी कितने वर्ष के लिए होती थी, ये बताइए, ये सब कॉमन था। जनगणना मतलब होता था 10 वर्ष, है ना, 10 वर्ष के लिए होते थे, ये क्लियर थे, तो ये आप पे डिपेंड करता था। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता ही देते हैं
जैसे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक बता देना है, लेकिन यहाँ पे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है नहीं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये जानना है कि भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपको वारेन हेस्टिंग लगा देना है, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो विलियम बेंटिंक बता देना है। ठीक है, क्लियर, भूलिएगा नहीं। अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वह वारेन हेस्टिंग है, याद रखिएगा, भूलिएगा तो नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल का लिखना चाहिए था, भारत का है तो यहाँ पे बेंटिंग ऑप्शन में देना चाहिए था, दिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 है व्यापार से समाज तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो पॉइंट देखेंगे, पूर्व में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया तो कैसे उसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो शुरुआत जो है 1600 ईस्वी में हुआ था, और ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर होते हैं लेकर, मतलब प्रथम से, याद रखेंगे 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर लेकर कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया था, मतलब इजाजतनामा मिल गया था। चार्टर मतलब इजाजतनामा मिल गया था, याद रखेंगे 1600। अब प्रतिस्पर्धा के हिसाब से देखा जाए तो जल्द ही पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आ गए, और सभी को भारत के सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च और लौंग की तलाश थी। अब देखिए बहुत लोग कई लोग पुर्तगाली तो मसाला के लिए ही आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन डच और फ्रांसीसी जो है सूती कपड़े के लिए भी थे, रेशम के लिए भी थे। पुर्तगाली मसालों के लिए ज्यादा आए थे, लेकिन काली मिर्च, लौंग इसकी तलाश कर रहे थे। इस होड़ में व्यापारिक जो है युद्ध होने की जन्म होने लगा, युद्ध होने लगा, मतलब कि अब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज इसके बीच में युद्ध होने लगा, अपने में अब द्वंद करने लगे। ज्यादा लोग युद्ध का कारण तो होता ही है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि कंपनी का जो है बंगाल में व्यापार। अब कंपनी का बंगाल में व्यापार क्यों शुरू हुआ, तो देखिए 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित हुई। तो 1651 में हुगली नदी के किनारे कौन सी हुई, पहली इंग्लिश मतलब अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की हुई। ठीक है, अब बात करते हैं मुगल सम्राट की। मुगल सम्राट में औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हुआ, मतलब उसी समय से शुरू हुआ है ना। तो मुगल सम्राट औरंगजेब से जो है कंपनी ने जो है बिना शुल्क मतलब ड्यूटी फ्री व्यापार करने का फरमान हासिल कर लिया, व्यापार जो है हासिल कर लिया था, याद रखिए औरंगजेब से। लेकिन कंपनी के अफसर निजी व्यापार पर भी कर नहीं दे रहे थे, मतलब निजी व्यापार पर भी जो है कर नहीं दे रहे थे, याद रखिएगा, जिससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान। सही बात है, बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान। पॉइंट तीसरा देखेंगे कि व्यापार से युद्ध तक, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध बताइए कब हुआ था, 1757 में, जब नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को किलेबंदी रोकने और कर चुकाने का आदेश दिया तो संघर्ष अनिवार्य हो गया, एकदम अनिवार्य था, युद्ध होना जरूरी था भाई, किलेबंदी कर रोकने, कर चुकाने का आदेश दिया तो संघर्ष तो होगा ही, युद्ध होगा ही, जिसमें प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1757 में हुआ था। तो पूछता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757, और बक्सर का युद्ध भी आएगा 1764, 64। चलिए प्लासी का युद्ध है तो यह भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी, अंग्रेज की पहली बड़ी जीत थी प्लासी का युद्ध। हार का कारण क्या हुआ जानते हैं, हार का कारण है, क्या बोलते हैं, छल, कपट, धोखा, सबसे बड़ा। सिराजदौला ने सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की ओर, मतलब गद्दारी और युद्ध के हिस्सा नहीं लिया, मतलब कि सिराजदौला के जो सेनापति है मीर जाफर ने गद्दारी कर दी और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, तो गद्दार तो हो ही गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे नवाब बनाने की लालच दिया। और ये भूल गया कि जिसे तुम गद्दी से हटा रहे हो मीर जाफर, हैं, आज तुम्हें ही रॉबर्ट क्लाइव के लोग में जो जा रहे हो गद्दी के लोग में, वही हटा देगा। सतर्क रहिए। ये हार का कारण, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अपना ही मित्र, अपना ही परिवार, अपना ही सब कुछ धोखा देता है, इसलिए विश्वास आंख मूंद कर मत करें। चलिए परिणाम की बात करें, सिराजदौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बन गया, सही बात है। अब कंपनी
ने जो है कठपुतली नवाबों के जरिए शासन करना शुरू किया। अब मीर जाफर क्या है, कठपुतली हो गया, जैसे अंग्रेज बोलेगा वो करेगा। ये भी दिमाग इसका ठनकेगा कब, बक्सर के युद्ध में। सुनिए, बक्सर का युद्ध और दीवानी का अधिकार, पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। बक्सर का युद्ध अगर पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा 1764 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ जी? 1764 में। जब मीर जाफर और बाद में मीर कासिम ने कंपनी का विरोध किया तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हरा दिया। सोचिए, एक तरफ मीर जाफर है और मीर कासिम भी है और मुगल सम्राट का संयुक्त सेना है, तीनों को हरा दिया था अंग्रेज ने 1764। और इस समय इसकी सबसे बड़ी जीत अब पूरे भारत में कहिए कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। और ये कारण भी था, अंग्रेज उस समय तक मजबूत हो गए थे प्लासी के युद्ध तक। अब देखिए, दीवानी अधिकार की बात करें तो दीवानी अधिकार का समय जो था 1765, मतलब अब बक्सर का युद्ध हार जाएगा तो दीवानी का अधिकार भी तो छीन आ जाएगा 1765। तो मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। तो कंपनी को जो है बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था मुगल सम्राट ने। समझिए, अंग्रेज को चला गया। फायदा इसमें क्या हुआ, अब कंपनी जो है बंगाल के विशाल राजस्व, मतलब टैक्स, पैसा, धन दौलत, संसाधनों का उपयोग अपने व्यापार और सेना के खर्च के लिए कर सकती थी। अब सेना के लिए कर सकती थी, व्यापार के लिए खर्च कर सकती थी, कोई रोकने वाला नहीं था। भारत का पैसा अब भारत से ही बाहर जाने लगा, भारत का पैसा ही भारत से बाहर जाने लगा, तो सोचिए लूटेगा ही। आज जो भी बाहर का जो देश इंग्लैंड जो बसा है ना, वो भारत के पैसे से ही बसा है, ये तो उसके पास कुछ था नहीं। चलिए, 5वां पॉइंट, कंपनी का जो कंपनी का फैलता शासन की बात करें, नई नीति की बात करें तो सुनिए, कंपनी ने सीधे युद्ध के बजाय राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति का सहारा लिया। बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, ये राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू किया। आर्थिक मजबूत अगर जो है उसको कोई हरा सकता है नहीं, लेकिन आर्थिक कमजोर हो गया, समझिए आपको तो हारना मजबूरी है ना। चलिए, जिसमें सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा था, अंग्रेजों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। सहायक संधि कैसे, तो लॉर्ड बेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेजली द्वारा। भारतीय राजाओं को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं थी। सोचिए, जब भारतीय राजा जो हैं उनको अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते, अब इजाजत नहीं है, लीजिए, तो वहीं से तो कमजोर हो गया। उन्हें ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था, ब्रिटिश सेना का खर्च देना पड़ता था, वरना उसका इलाका छीन लिया जाता था। तो राजा का तो इलाका ऐसे भी छीन लिया, जब सेना ही छीन लिया तो। सर्वोच्चता की नीति, सर्वोच्चता की नीति क्या हुई, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है दावा किया कि कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है, कंपनी की सत्ता ही सर्वोच्च मानी गई, ये वारेन हेस्टिंग ने इसलिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, पॉलिसी अपनाया, और वह किसी भी भारतीय राज्य का अधिग्रहण कर सकती थी। मतलब सर्वोच्चता है, जो कंपनी का महत्व ज्यादा है, कंपनी का सत्ता जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, अन्यथा छीन लिया जाएगा, अधिग्रहण उसी का चलेगा। अब विलय नीति अपना दिया। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी का आता है, तो कंट्री ऑफ लैप्स बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि विलय की नीति कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी ने। अब लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि नियम बनाया कि आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़े होंगे, याद होगा आपको, कि यदि किसी शासक का कोई पुरुष वारिस मतलब सगा बेटा नहीं है तो उसकी रियासत कंपनी के जो है राज्य का हिस्सा बन जाएगी, मतलब फिर अंग्रेज के हिस्से में आ जाएगी। इसके तहत सतारा, सब जो संबलपुर है, उदयपुर है और झांसी का विलय किया गया। झांसी में आप झांसी वाली रानी को जानबे करते हैं। तो इसके सत्ते जो हैं, मतलब इसके सत्ते जो हैं, लॉर्ड डलहौजी ने इस विलय नीति के अनुसार सबका सत्ता छीन रहा था। अब पूर्व जैसे मान लीजिए झांसी की अपनी बारिश नहीं थी तो छीन लिया, सतारा, संबलपुरा, उदयपुरा, झांसी इस सबको मिला लिया था ये लॉर्ड डलहौजी ने। अब पॉइंट नंबर 6 जो है टीपू सुल्तान की बात करते हैं, जो कि जबरदस्त रोल निभाया था। टीपू सुल्तान जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है, क्या कहते हैं? मैसूर का शेर, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की बात करें तो सुनिया जाए, मतलब सुनते हैं। मैसूर ने कंपनी के व्यापारिक हितों को चुनौती दी, मतलब मैसूर ने कंपनी के व्यापारिक हितों का चुनौती दिया। कौन? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, फ्रांसीसी का मदद लिया, आधुनिकीकरण किया, और अंग्रेजों को काली मिर्च
और इलायची के निर्यात पर जो है क्या किया, रोक लगा दिया। सही बात है, महसूस क्षेत्र में था तो काली मिर्च हो, इलायची हो, ये सब पे निर्यात पर रोक लगा दिया। तो अंग्रेज का तो सबसे बड़ी बात है कि ठप होने की बात हो जाएगी। अब फ्रांसीसी की मदद कर रहा था इसका। चार युद्ध के बाद 4 युद्ध हुए थे, जिसमें 1799 में, ठीक है, 4 युद्ध के बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम में या श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। ठीक है, 4 युद्ध हुए थे, समझ गए। मैसूर का 4 युद्ध हुआ था, जो 1799 में टीपू सुल्तान की जंग में मतलब मृत्यु हो गए थे। समझ गए। 7वां पॉइंट की बात करें, नई शासन व्यवस्था और सेना की बात करेंगे। नई शासन व्यवस्था और सेना की बात करें तो न्याय व्यवस्था के अनुसार सुनिए, चलिए बताते हैं कि न्याय व्यवस्था जो है वारेन हेस्टिंग ने नई न्याय प्रणाली शुरू की थी। न्याय व्यवस्था में वारेन हेस्टिंग ने नई न्याय प्रणाली शुरू कर दी। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई। किसके अनुसार? वारेन हेस्टिंग के अनुसार। एक फौजदारी और दीवानी, 2 बनाई गई थी। ये नया शुरू किया था। सिपाही सेना का भी जो है, जिसे सिपाही सेना बोलते हैं, और ये सिपाही सेना का जो शुरुआत किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए था। किसके लिए? अंग्रेज के लिए। तो कंपनी ने किसानों को भर्ती कर उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया, मतलब आधुनिक हथियार दिए। सिपाही को भर्ती किया, जो किसान थे उनको। अब घुड़सवारों से ज्यादा पैदल सेना का महत्व बढ़ा दिया, मतलब पैदल जो सेना थे उन्हें ज्यादा महत्व दिया गया। समझ गए। मास्केट और मैच लॉक जैसे हथियार इस्तेमाल किए गए थे। मास्केट, मच्छर मारने वाला जैसे, है ना। अब महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य के अनुसार देखिए, काजी काजी जो होता है वो एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती क्या होता था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, जो कानूनों को जो है क्या करता था, कानूनों की व्याख्या करता था। मुफ्ती कानूनों का व्याख्या करता है, मुस्लिम समुदाय का ये। रेजिडेंट रेजिडेंट क्या होते थे? कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों में तैनात राजनीतिक एजेंट, जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले को रेजिडेंट कहते थे। ठीक है, समझ गए। अब एमसीक्यू के अनुसार चलिए हम देखते हैं एमसीक्यू जो चैप्टर पढ़े उसका, कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को या सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? मिर्ज जाफर का गद्दारी। मिर्ज जाफर का गद्दारी। दूसरा क्वेश्चन था कि विलय नीति का जनक किसे माना जाता है? तो हम जानते हैं ये है लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई? तो कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है किस वर्ष प्राप्त हो गई, बता दीजिएगा। तो हम जानते हैं दीवानी कब प्राप्त होगा, जब 1757 में होगा। ठीक है, 1757 में हो जाएगा। एक मिनट मुझे, देखिए 1757 में तो हम जानते थे इसके बारे में कि प्लासी का युद्ध हुआ। अब बक्सर का युद्ध 1764 में, 1857 तो अभी तक आया नहीं है, मतलब कि पढ़ेंगे अब। लेकिन 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे कंपनी को, याद रखिएगा। चलिए, बंगाल का अब अध्याय हम पढ़ते हैं तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अध्याय तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलाना शुरू किया अंग्रेज ने, ये बात करेंगे। और अध्याय है, बहुत सारे अध्याय हैं, हम पढ़ते चलेंगे, इसी में पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1765 की बात करते हैं। 1765 में दीवान बनाने, मतलब दीवान बनाने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य लक्ष्य भारत से कम कीमत पर चीजें खरीदना और ज्यादा से ज्यादा राजस्व, मतलब टैक्स इकट्ठा करना। ये 1765 में जब दीवान प्राप्त किए थे तब। अब खेती में सुधार की जरूरत, पॉइंट नंबर 1। 1770 में बंगाल में आए भीषण अकाल में, मतलब भीषण अकाल आया था, अकाल ने कंपनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर किसान तबाह हो गए तो राजस्व कहां से आएगा? इसलिए उन्होंने जमीन में निवेश और खेती में सुधार के लिए नीति बनाई। क्या बनाई? नीति बनाई, याद रखना है। मतलब कि जिसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे, ऐसा अकाल आया था 1770 में। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रमुख राजस्व प्रणालियां क्या थी? प्रमुख राजस्व प्रणालियां क्या थी? तो सुनिए, अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने के लिए मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं लागू की गई। कितनी व्यवस्थाएं? 3 व्यवस्थाएं लागू की गई। पहला व्यवस्था के अनुसार देखें तो अस्थायी बंदोबस्त, जो हम जानते हैं
कौन सा अस्थाई बंदोबस्त, जो कि आया था कब 1793 में आया था। उस समय जो अस्थाई बंदोबस्त लाया था वो लाया था कर्नवालिस लाया था। लॉर्डर कर्नवालिस ऐसे बोलते हैं, हम बोलेंगे कर्नवालिस। कौन लाया था? कर्नवालिस लाया था। इसका मुख्य विशेषता क्या थी कि राजस्व की राशि अस्थाई होगी, मतलब फिक्स कर दी गई। जमींदारों को किसान से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। याद रखिए, जमींदार को जो है किसान से लगान वसूलना है, कंपनी को देना था। ये हुआ। महलवारी व्यवस्था आई थी। महलवारी व्यवस्था जो आया था ये आया था 1822 में। कब आया था? 1822 में। उस समय कौन था? तो होल्ट होल्ट मैकेंजी बोलते थे। होल्ट मैकेंजी था जो महलवारी व्यवस्था लाया था 1822 में। इसका विशेषता क्या थी कि उत्तर भारत में लागू, इसमें राजस्व की इकाई जो है महल मतलब गांव को माना गया, गांव को माना गया। राजस्व समय समय पर बदला जा सकता था, समय समय पर बदल रहा था। ये बात होगी। रैयतवारी व्यवस्था की बात करेंगे। रैयतवारी व्यवस्था क्या थी? तो थॉमसन उन्होंने लाया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। डेट इसका मेंशन नहीं किया है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो ने लाया था, जो कि दक्षिण भारत में लागू हुआ था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, मतलब जमींदार नहीं होते थे। राजस्व सीधे किसानों को, मतलब किसानों से तय किया जाता था या रैयतों से तैयार किया जाता था, मतलब डायरेक्ट किसान से लिया जाता था, उसे रैयतवाड़ी कहा जाता था। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि यूरोप के लिए जो है फसलें, मतलब कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होते हैं, कॉमर्शियल जो फसलें होते हैं उसकी बात करेंगे। तो अंग्रेज ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व दे सकते हैं बल्कि यूरोप की जरूरतों के लिए फसलें भी उगा सकते हैं। उन्होंने किसानों को नील, अफीम, गन्ना, चाय और जूट उगाने के लिए मजबूर किया। मतलब नील उगाओ, अफीम उगाओ, गन्ना उगाओ, चाय उगाओ, जूट उगाओ, ये सब उगाओ। इससे जमीन ज्यादातर खराब ही हो रहे थे, मजबूर कर रहे थे, क्या कर सकते थे। चौथा पॉइंट है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो भारतीय नील की मांग क्यों हो रही थी? सबसे बड़ा सवाल बनता है कि नील की खेती काहे कर रहा है भाई, नील से क्या मतलब है? तो सुनिए, चमकदार रंग, भारतीय नील से बहुत गहरा और चमकदार नीला रंग मिलता था, जिसकी यूरोप के कपड़ा निर्माताओं ने भारी मांग की थी। मतलब कपड़ा निर्मात जो होते थे, जो निर्माता थे, उन्होंने भारी मांग की थी, क्योंकि नीले कपड़े बनाने के लिए। प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे। प्रतिस्पर्धा क्या थी? इसमें क्या हुआ था? यूरोप में बोर्ड नामक पौधे से भी नीला रंग बनाया जाता था, लेकिन वह फीका होता था, ज्यादा नीला नहीं होता था। इसलिए यूरोपी जो थे, उत्पादक जो थे, ने भारतीय नील पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाला कि हटाओ प्रतिबंध, दबाव डालो, नीला कलर भेजो। अब देखिए, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निजी थे, प्राइवेट थे, एक रैयती थे। ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपको किसान से लेना था। निजी वाला क्या था कि बागान मालिक अपनी जमीन पर सीधे मजदूरी या मजदूरों से खेती करवाते थे, सीधे करवाते थे। इसके लिए बहुत सारे हल और बैलों की जरूरत होती थी, ये निजी होता था। रैयती क्या होता था कि बागान मालिक किसानों, मतलब रैयतों के साथ अनुबंध करते थे, मतलब बॉन्ड करते थे। अब किसानों को कम ब्याज पर कर्ज जो है दिया जाता था, कर्ज कम ब्याज पर देते थे, लेकिन शर्त यही थी कि उन्हें अपनी 25% जमीन पर नील उगाना होगा। 25% जमीन पर क्या होगा? नील उगाना होगा। ये बात। चलिए, 6 पॉइंट है, नील विद्रोह शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। नील विद्रोह तो होगा ही, अब एक समय तक ही ना बर्दाश्त करेगा जी। 1859 में लगातार शोषण और कर्ज के जाल से तंग आकर मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील उगाने से इनकार कर दिया, नील उगाने से इनकार कर दिया। विद्रोह का स्वरूप की बात करें, विद्रोह का स्वरूप क्या था? किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और नील की फैक्ट्री पर हमला किया। उन्हें स्थानीय जमींदारों और ग्राम प्रधानों का भी समर्थन मिला है। विद्रोह का स्वरूप क्या था कि किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया, स्थानीय जमींदारों और ग्राम प्रधानों भी समर्थन मिल गया था कि भाई हाँ सही बात है, खेत बंजर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, परिणाम जो है, इसका परिणाम क्या था ये सुनिए। सरकार ने नील आयोग बनाया। आयोग ने माना कि बागान मालिक जबरदस्ती
कर रहे हैं। सही बात है। आयोग ने कहा कि नील की खेती किसानों के लिए फायदा का सौदा नहीं है। इसके बाद बंगाल में नील का उत्पादन धीरे धीरे खत्म हो गया और यह बिहार चंपारण की ओर स्थानांतरित हो गया। मतलब बिहार के चंपारण में अब जाने लगा। और तभी तो 1917 में गांधी जी आएंगे, नील की खेती के विद्रोह में करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह। महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए। महल की बात करेंगे। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल मतलब गांव एक राजस्व इकाई थी जो अक्सर एक गांव या गांव का समूह होती थी। रैयत था किसान से टैक्स लेना, रैयत मतलब किसान। बोर्ड क्या होते थे? बोर्ड का मतलब होता था यूरोप में पाए जाने वाला पौधा जिससे नीला रंग बनाए जाते थे लेकिन फीका होता था। चंपारण आंदोलन शुरू हुआ 1917 में। कब हुआ? 1917 में। महात्मा गांधी ने बिहार के नील किसानों के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया था। अब एमसीक्यू चलते हैं, सुनिए। अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने जो है लागू किया था? तो वह है कर्नवालिस ने किया था। किसने? कर्नवालिस ने किया था। नील विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? नील विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 1859 में हुई थी, है ना? याद रखिएगा, मार्च। दक्षिण भारत में लागू की गई राजस्व जो है व्यवस्था कौन सी थी? तो रैयतवादी थी, जो कि किसान से डायरेक्ट लेते थे। महल महलवाड़ी उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अध्याय 4। रैयतवाड़ी कौन लाया था? मुनरो, याद रखिएगा। और मैकेंजी क्या लाया था? महलवाड़ी। और कर्नवालिस तो आप जानबे करते हैं। अध्याय 4 की बात करते हैं। आदिवासी, डिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो अध्याय जो है 4 पढ़ेंगे। आदिवासी, डिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना करेंगे। ये एनसीईआरटी आधारित जो है पॉइंट है और ये पॉइंट एनसीईआरटी बुक से छाट कर बनाया गया है। और जितना आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, अगर ये पॉइंट पढ़ के जाएगा तो आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने में आसान होगा क्योंकि उसी का पॉइंट बनाया हुआ है। अब 19वीं शताब्दी की बात करें। 19वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के साथ रह रहे थे। सही बात है। अब देखिए, आदिवासी बेचारे छेड़ रहे हैं, आप छेड़िएगा तो आदिवासी तो उतरेगा ही मैदान में, उतरना शुरू हो गया। अब देखिए, आदिवासी समूह कैसे जीतते थे? आदिवासी समूह कैसे जीते थे? तो आदिवासी की आजीविका का मुख्य तरीका निम्नलिखित है। आजीविका का मुख्य तरीका कैसे जीते थे ये देखिए। तो देखिए, आदिवासी की सबसे फेवरेट थी झूम खेती। इसमें क्या होता था? घूमतू खेती होती थी, जिसे झूम खेती मतलब घूमतू खेती भी कहते थे। इसमें जमीन के एक छोटे टुकड़े के जंगलों को काटकर जला दिया जाता था और उस पर क्या है? राख या पोटाश पर खेती की जाती थी। मतलब जो खेत थोड़ा सा जंगल को जला दिए, जो राख बना जो पोटाश जिसे कहते हैं, उस पर खेती होता था। कुछ सालों बाद वे दूसरे जगह चले जाते थे, उस जगह फसल उगाए फिर दूसरे जगह चले जाते थे। दूसरा था आदिवासी का शिकार और संग्रह। शिकार करते थे, संग्राहक के रूप में रहते थे, संग्रह करते थे। तो कई कबीले जो हैं, जैसे उड़ीसा के पूंड, शिकार करते थे और जंगलों से जो है फसल और जड़ इकट्ठे करते थे। वे खाना पकाने के लिए जो है साल और महुए के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। साल का तेल और महुए के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। अब इसमें आदिवासी का पशुपालन भी था। कई आदिवासी खानाबदोश थे जो मौसम के अनुसार अपने जानवर गाय, भैंस और भेड़ के साथ घूमते थे। जैसे जानवर की गद्दी और आंध्र प्रदेश की लवाड़ी। जैसे पंजाब की जो गद्दी होती थी, पंजाब की गद्दी मतलब पंजाब की जो जनजाति गद्दी होती थी वो, ये पशुपालन है और खानाबदोश थे आदिवासी। और आंध्र प्रदेश के जो है लवड़िया, लवड़िया नाम जो था, ये आंध्र प्रदेश के आदिवासी थे जो कि घुमंतु थे और जानवर को पशुपालन करते थे, याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे है कि एक जगह बसकर खेती करने वाले आदिवासी की बात करें, जिसमें मुंडा, संथाल और गोंड जैसे समूह जो हैं एक ही जगह रहकर खेती करते थे और अपनी जमीन पर पूरे कबीले का हक मानते थे। मतलब एक जमीन था, उस पर पूरे कबीले का हक मानते थे। तो मुंड और संथाल और गोंड जो थे, ये एक जगह पर रहकर खेती करने वाले आदिवासी थे। दूसरा पॉइंट की बात करें तो औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों पर प्रभाव। अब औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों का जो व्यापार करने का जो लोग, उसके कारण अब अंग्रेज आदिवासियों पर भी दबाव डालने लगे, प्रभाव आने लगा। कैसे आया? शुरुआत कैसे हुआ सुनिए। अंग्रेजों ने या अंग्रेजों के आने से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी उथल पुथल मच गई थी। जैसे कि मान लीजिए, आदिवासी मुखिया की शक्ति खत्म हो गई। आदिवासी जो मुखिया थे उनकी शक्ति खत्म हो गई। पहले जो मुखिया अपने इलाके
के राजा होते थे, अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली। अब वे केवल ब्रिटिश नियमों को लागू करने वाले कठपुतली बन गए थे। ये भी सबसे बड़ा कारण था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, घुमंतु खेती पर रोक हो गई। घुमंतु घूम घूम कर जो खेती करते थे उस पर रोक हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी एक जगह बसकर खेती करें ताकि उनसे आसानी से लगान बड़ा टैक्स वसूला जा सके, लेकिन पानी की कमी के कारण झूम खेतिहरों ने इसका विरोध किया था। पानी की कमी के कारण किए थे। वन कानून और उनके प्रभाव की बात करेंगे। अब वन कानून के अनुसार और उनके प्रभाव क्या हुए, सुनिए। तो अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। अंग्रेज ने राज्य की जैसे संपत्ति घोषित कर दिया था जंगल को। कुछ जंगलों को जो है आरक्षित बना दिया, आरक्षण में ले लिया, प्रिजर्व कर लिया, बनाया गया, जहां आदिवासी के जाने पर पाबंदी थी। इससे आदिवासी की आजीविका छीन ली गई। अब यही आजीविका ही था बेचारे का, शिकार करना, है ना। अब देखिए, व्यापारी और महाजन, जिसे दिक्कू हम बोलते हैं, दिक्कू आदिवासी ही है। दिक्कू का अर्थ है बाहरी लोग, जो बाहरी लोग हैं आदिवासी लोग हैं। व्यापारी आदिवासियों से सस्ती दर पर चीजें खरीदते थे, मतलब रेशम के कोए, रेशम का एक कोए होते थे वो खरीदते थे। और महाजन उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज देते थे, भारी ब्याज पर कर्ज भी देते थे। आदिवासी इन्हें अपनी गरीबी का मुख्य कारण मानने लगे थे, गरीबी का मुख्य कारण मानते थे महाजन। याद रखिए, बिरसा मुंडा और उनका विद्रोह जो शुरू हुआ, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1870 में, 70 के दशक के मध्य में हुआ। ठीक है, उन्होंने बचपन में जो है मुंडाओं के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाई थी। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1870 के दशक में, याद रखिएगा, उन्हें बचपन में मुंडाओं के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनी थी, याद रखिएगा। बिरसा का आह्वान, आवाहन कहिए, बिरसा का आवाहन, उन्होंने अपने अनुयायियों ने या अनुयायियों से कहा कि वे शराब छोड़े, गांव को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास ना करें। उन्हें एक ऐसे स्वर्ण युग, मतलब सत्य का युग की कल्पना की जहां मुंडा लोग अपने पूर्वजों की तरह शांति से खेती कर सके। ये कहने का आह्वान किए थे, पुकार किए थे बिरसा मुंडा ने। मुंडा विद्रोह का, चलिए देखिए, मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का ये विद्रोह था। 1895 में 1895 में बिरसा मुंडा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वे अंग्रेजों, मशीनरियों, ठीक है, मिशनरियों और जमींदारों को बाहर निकालकर एक मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, एक मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, याद रखिएगा। दमन और परिणाम की बात करते हैं। दमन कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। अंग्रेजों ने 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और जेल में ही हैजे, मतलब कोलरा, हैजे के कारण मतलब कोलरा हो गया था, से उनकी मृत्यु हो गई थी बिरसा मुंडा की। लेकिन इस आंदोलन के दो बड़े फायदे हुए थे। ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इसके दो बड़े फायदे हुए। क्या हुए, अंग्रेजों को जो है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में एक कास्त काश्तकारी अधिनियम, एक्ट पास करना पड़ा, ताकि आदिवासी की जमीन कोई आसानी से छीन न सके। तो ये तो फायदे हुए, पहला कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो काश्तकारी अधिनियम आया कि वहां पे जो मुंडा लोग हैं उनकी जो है जमीन नहीं छीना जाए, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इनसे मतलब इनसे दिखा दिया गया कि आदिवासी भी अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। ये भी फायदे हुए। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें। दिकू, दिकू क्या थे, बाहरी लोग, अंग्रेज, महाजन, व्यापारी, इसे कहा जाता था दिकू। तो दिकू मतलब वही है, बाहरी लोग, आदिवासी के सेंस में ही बोलिए। झूम खेती बोलिए, राख का इस्तेमाल खाद्य के रूप में करने वाली पुरानी खेती पद्धति को हम झूम खेती बोलते हैं, जो जलाकर करते थे। परती की बात करें तो वह जमीन जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वह उपज, मतलब उपजाऊ हो सके, याद रखिएगा। बेवाड़, बेवाड़ क्या था, बेवाड़ जो है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था, बेवाड़। अब इसका एमसीक्यू देखिए, बिरसा मुंडा का संबंध जो है किस क्षेत्र से था, बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से बता दिए, तो बताइए, छोटा नागपुर से ही होगा ना, बताइए, ठीक है, जो कि झारखंड में है। चलिए, अंग्रेजों ने जंगलों को क्या घोषित किया था, बताइए, दूसरा पॉइंट।
राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। समझ गए? घुमंतु खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती के नाम से जानते हैं, ये हम जानते हैं। क्लियर हो गए? अध्याय 5 है, जब जनता बगावत करती है, मतलब 1857 और उसके बाद की कहानी हम पढ़ेंगे। मतलब 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अध्याय 5 है। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, 1857 का विद्रोह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजों की नीतियों से दुखी राजाओं, किसानों और आम जनताओं के गुस्से का सामूहिक विस्फोट था। याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की नीतियों से दुखी थे लोग। जैसे राजा दुखी थे, किसान थे, आम जनता दुखी था। उनका गुस्सा जो है सामूहिक रूप से विस्फोट किया। अब इसमें पॉइंट के हिसाब से देखें 5वें अध्याय का, नीति और लोगों का असंतोष। ये होने का कारण क्या था? सुनिए, जिसमें पॉइंट है नवाबों की छीनती हुई सत्ता। नवाब का जो सत्ता को छीन रहा था अंग्रेज, जैसे विलय नीति से छीन रहा था। सहायक संधि के कारण झांसी, अवध और सतारा जैसे राज्य छीने जा रहे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक जो पुत्र है नाना साहब का पेंशन रोक दी। तो इस तरह का विद्रोह तो होना ही था। समझ गए? नवाबों के साथ अत्याचार हो रहा था। किसानों और जमींदारों की नाराजगी, इसका कारण क्यों है? क्योंकि भारी लगान ले रहे थे, कर वसूल रहे थे, सख्त तरीकों से किसानों से कर्ज के जाल में फंसा रहे थे। तो ये भी कारण था। सैनिकों का गुस्सा क्यों आया? सैनिकों का गुस्सा इसलिए क्योंकि भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था और उनके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे समुद्र पार भेजना, ये हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ा कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा, ये सबसे बड़ा कारण था। मंगल पांडे का नाम सुने होंगे। सुधारों का विद्रोह का नाम सुने होंगे। सुधारों का विद्रोह के कारण भी हुआ। सुधार करने के विद्रोह होंगे ही। भाई अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को रोका गया, उस समय सती प्रथा को मानते थे इसलिए रोका गया, तो विद्रोह होने लगा। विधवा विवाह को बढ़ावा देने लगा, तो इसलिए विद्रोह बढ़ा। ईसा ईसाई जो मिशनरियों ईसाई मिशनरी जो हैं उनको छूट देने लगे और देने को भारतीयों ने अपने धर्म का हस्तक्षेप मान गए। सही बात है, मतलब ईसाई अपना धर्म फैला रहे थे, भारतीय धर्म का हनन कर रहे थे, तो बुरा तो लगेगा। तो ये बात हो रही थी। ऐसे सती प्रथा और विधवा विवाह तो सही है, अच्छा किया। चलिए, दूसरा प्रश्न है विद्रोह का शुरुआत। तो विद्रोह की शुरुआत क्यों हुआ? मेरठ से दिल्ली तक का शुरुआत को मानते हैं। मेरठ से दिल्ली तक का शुरुआत हुआ था, विद्रोह की शुरुआत हुई थी। देखिए, मंगल पांडे की बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैककर मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। समझ गए? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला किया और जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को कब दिया गया? 29 मार्च 1857 को। चलिए, मेरठ विद्रोह हुआ। मेरठ विद्रोह हुआ 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ा दिया। समझिए, जेल तोड़कर साथियों को छुड़ाने लगे। दिल्ली पर कब्जा। अब देखिए, सिपाही जो मेरठ से दिल्ली पहुंचे और बूढ़े जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था को अपना नेता बनाया और भारत का सम्राट घोषित कर दिया। भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ तक तो अच्छे चल रहे थे। अब विद्रोह का विस्तार कैसे कैसे हुआ? देखिए, प्रमुख केंद्र कौन थे, यहाँ पे नेता कौन थे? तो जैसे फैलाव शुरू हुआ, होना था 13 और हो गया 10 मई को ही शुरू। तो थोड़ा सा कारण है, पहले हो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो विद्रोह की आग जो है उत्तर भारत के कई शहरों से फैला था। उत्तर भारत से, जैसे दिल्ली से उठाई। मान लीजिए दिल्ली से उठा तो बहादुर शाह जफर नाम मात्र का या जनरल वक्त खान, ये दोनों का भूमिका रहा था। दिल्ली से ये लड़ रहे थे। कानपुर से अगर देखा जाए तो नाना साहेब और तात्या टोप दोनों भूमिका निभा रहे थे 1857 की क्रांति में। लखनऊ से बेगम हजरत महल का नाम आता है। बेगम हजरत महल और उनके बेटे वीर जिस कद्र, ये दोनों मिलकर जो है लखनऊ की तरफ से युद्ध कर रहे थे। 1857 में विद्रोह कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी खुद, याद रखिएगा। बिहार से हमारे कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे, आरा के जमींदार थे। फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद मौलवी और अहमदुल्ला शाह थे, इनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। चलिए, ये भी हो गए। अब चौथे पॉइंट है कि कंपनी का पलटवार, विद्रोह का दमन होने लगा। विद्रोह का दमन होने लगा, मजबूरी था, पलटवार होने लगा। अंग्रेज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दिल्ली की हार हो गई। दिल्ली की हार हुई सितंबर 1857 में। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 1857 में, सितंबर 1857 में दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, मतलब म्यांमार भेज दिया था, याद रखिए।
चलिए रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, रंगून का जेल नाम सुने होंगे। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो गई थी, लड़ते हुए मृत्यु हो गया था उनका। तात्या टोपे की बात करें तो वे जंगलों में रहकर छापामार युद्ध करते थे, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता था। ठीक है, लड़ते रहे, लेकिन बाद में पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। विद्रोह के बाद किस साल की बात करें? विद्रोह के बाद के साल की बात करें जो कि महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश शासन ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए, जिन्हें 1857 मतलब 1857 का जो विद्रोह था उसके हिसाब से 1858 का अधिनियम कहा जाता है। 1858 का अधिनियम कहा जाता है क्योंकि इसी समय बनाए थे, 1 साल तक तो युद्ध ही चला था, तो 1858 में अधिनियम आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कैसे हुआ सुन लीजिए। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, ब्रिटिश की रानी के हाथ में, क्राउन मतलब ब्रिटिश की रानी के हाथ में चला गया था। अब यहाँ पे वायसराय आ गए, गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय। गवर्नर जनरल का पद बदलकर हो गया वायसराय के कर दिया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, अब डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला गया था। सेना में बदलाव आया। सेना में बदलाव क्या है? यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों, विशेषकर अवध और बिहार के, संख्या कम कर दी गई। सिखों, गोरखाओं और पठानों को ज्यादा भर्ती किया गया। याद रखिए, सिखों, गोरखाओं और पठानों को ज्यादा भर्ती किया गया। रि अब देखिए रियासतों की सुरक्षा की बात करें। रियासतों की सुरक्षा क्या है? तो अंग्रेजों ने वादा किया कि अब किसी भी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। धार्मिक नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीयों ने मतलब अंग्रेज ने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। ये बदलाव होना जरूरी था क्योंकि अगर नहीं सम्मान करता अंग्रेज तो और विनाश होता है अंग्रेज का, तो इसलिए डर गया ये। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखिए म्यूटिनी, म्यूटिनी जब सिपाही सामूहिक रूप से अपने अफसरों का आदेश मानने से इनकार करते हैं उसे हम म्यूटिनी कहते थे। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। झांसी की रानी की बात करें तो उनका प्रसिद्ध नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जब तक जीवित थी नहीं दी थी। सवाल एमसीक्यू, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी बता दीजिए। तो हम जानते हैं मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर था, ये हम जानते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस शहर को विद्रोहियों ने अपना मुख्य केंद्र बनाकर बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया? तो दिल्ली को, याद रखिएगा। अब चलिए अध्याय 6 पढ़ते हैं, देशी जनता, मतलब देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये इंपॉर्टेंट है, अध्याय 8। अंग्रेजों के लिए भारत केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं था। याद रखिएगा, अंग्रेजों के लिए भारत केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, वे इसे एक सांस्कृतिक मिशन के रूप में भी देखते थे। अंग्रेज देखता था, समझ गए? उनका मानना था कि भारतीयों को, किसका? अंग्रेज का मानना था कि भारतीयों को सभ्य बनाना है और उनकी सोच में बदलाव जरूरी है। ये बदलाव लाना जरूरी था, ठीक है, लेकिन आज अंग्रेजी हमारे परंपरा को मान रहे हैं। प्राच्यवाद, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राच्यवाद का नजरिया देखा जाए तो ओरिएंटलिज्म बोलिए, ठीक है, उसके नजरिए के हिसाब से देखें तो 1783 में, ठीक है, 1783 में मतलब 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आया। कौन आया? विलियम जोन्स कलकत्ता आया, याद रखिएगा। वो एक भाषाविद था, ठीक है, भाषाविद था, कई लैंग्वेजों को जानता था, ये आप जानते ही हैं। इसका विचार क्या था जोन्स का, विलियम जोन्स का, कि जॉन्स हेनरी थॉमस कोलब्रुक, पूरा नाम सुनिए, जॉन्स हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानी, ठीक है, नथानिएल हलहेट, पूरा नाम है नथानिएल हलहेट, का मानना था कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में अपने शिखर पर थी और इसे समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों मतलब संस्कृत और फारसी का अध्ययन जरूरी है। संस्कृत और फारसी का अध्ययन बहुत जरूरी है। ये प्राचीन था, बहुत ही प्रचलित था और शिखर पर रहता था, जो कि आज तक कोई माना नहीं था। संस्थाएं की बात करें तो इसी सोच के कारण 1781 में कलकत्ता मदरसा और 1791 मतलब 1791 में वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों को बढ़ावा दिया जा सके। समझ गए? मतलब कलकत्ता में मदरसा खुला और हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई वाराणसी में, याद रखिएगा, 1791 में। और 1781 में कलकत्ता में मदरसा खुली और 1791 में वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। देखिए मदरसा में अच्छी चीज की ज्ञान के लिए बना था, यहाँ पे गलत लोग इस्तेमाल करने लगे। दूसरा प्रश्न है पूर्व की जघन्य गलतियां।
सबसे बड़ी गलती, अंग्रेजी शिक्षा का उदय होना। यहाँ से ही सबसे बड़ा विनाश का कारण शुरू हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कई ब्रिटिश अधिकारी परीक्षावादियों की आलोचना करने लगे थे। सही बात है, आलोचना करने लगे थे। उनमें सबसे मुखर जो है जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले थे, जो कि आलोचना करने लगा, टिप्पणी करने लगा। मैकाले का तर्क क्या था बता देते हैं कि मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। मतलब कि मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की केवल एक अलमारी अलमारी है, जो भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। सोचिए, ये आलोचना क्या। और मैकाले जो है, मैकाले ने भारतीय ज्ञान को अवैज्ञानिक और त्रुटियों से भरा बताया था, जो कि आज जो इसी चीज को मान रहे हैं, इसी कृष्ण को मान रहे हैं, जिसे अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण बोला। और यही विदेशी, अंग्रेज, इसी अमेरिका, जितने भी लोग हैं, इसी वैदिक ग्रंथों से ही ज्ञान ले रहे हैं। और कहाँ से लेंगे? पढ़ के देख लीजिए। और एक और था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, जो आया 1835। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया कब? 1835। मैकाले के विवरण के आधार पर यह कानून पास किया गया। अब अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया और प्रच्य संस्थाओं को बढ़ावा देना बंद कर दिया गया। प्रच्य जो संस्था थे उसे बंद कर दिया। अब देखिए, वुड का नीति जो है पत्र, जो कि 1854 में आया था, इसे हम वुड डिस्पैच भी बोलते हैं, जो कि 1800 कितने में आया था? 1854 में आया था, 1854। ठीक है। लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर्नर जनरल को शिक्षा पर एक संदेश भेजा, जिसे हम वुड्स डिस्पैच कहा जाता है या कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सुन लीजिए। उद्देश्य है, इसमें जोर दिया गया, उद्देश्य के रूप में, कि इसमें जोर दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों का नैतिक चरित्र बनेगा और वे व्यापार और वाणिज्य के महत्व को समझेगा। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य को महत्व को समझेगा। अब बात करते हैं प्रभाव का। इसकी बात करते हैं प्रभाव का। प्रभाव जो है, इसके बाद शिक्षा विभाग बनाए गए और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर हो गया। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ बताइए? स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? पॉइंट 4। 1830 के दशक में विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जो है पाठशालाओं का दौरा किया। क्या किया? दौरा किया बंगाल और बिहार के पाठशालाओं का। पुराना सिस्टम जो था उसके अनुसार देखिए, पढ़ाई का तरीका लचीला था, कोई निश्चित फी नहीं थी, कोई किताबें नहीं, और फसल कटाई के समय छुट्टियां होती थी। यही तरीका था पुराना सिस्टम। नया सिस्टम क्या आया? बोर्ड डिस्पैच के अनुसार 1854 के बाद कि अंग्रेजों ने पाठशालाओं को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। अब नियमित समय पर में वार्षिक परीक्षा और अनुशासन पर जोर दिया गया, डिसिप्लिन पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा का विचार की बात करेंगे, जिसपे गांधी और टैगोर का विचार की बात करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के बीच दो महान भारतीय विचारकों ने अपने अलग दृष्टिकोण रखे, जिसमें महात्मा गांधी का नाम आता है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये महात्मा गांधी का कहने का मतलब है। गांधी जी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हिंसा और भावना पैदा कर दिया है। वे चाहते थे वे चाहते थे कि भारतीय भाषा में दी जाए, भारतीय या मातृभाषा में दी जाए। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा केवल दिमागी नहीं बल्कि हाथों का काम, मतलब हस्तशिल्प सीखने वाली होनी चाहिए, ताकि चरित्र का निर्माण हो सके। क्लियर हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि शांति निकेतन के बहुत ही संस्थापक मानते हैं, शांति निकेतन लाए थे, याद रखिए शांति निकेतन की स्थापना किए थे। टैगोर ने 1901 में कलकत्ता से 100 मील दूर शांति निकेतन की स्थापना की। कौन के? टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका मानना क्या था कि रचनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेशों में ही संभव है। किसमें? प्राकृतिक परिवेश में ही संभव है, याद रखिएगा। जहां जहां गांधी जो है पश्चिमी सभ्यता और मशीनों के आलोचक थे, वहीं टैगोर आधुनिक पश्चिमी विज्ञान, भारतीय परंपरा के बेहतरीन तत्वों का मेल चाहते थे। दोनों का मेल चाहते थे। ठीक है, क्लियर हो गए। परीक्षा जो
तथ्य है वो बात करते हैं। प्राच्यवादी जो हैं वे लोग हैं जो एशिया की भाषा और संस्कृति मतलब संस्कृत का गहरा ज्ञान रखते हैं, उसे प्राच्यवादी कहते हैं। मुंशी की बात करें, ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और सीखना जानते थे। वर्नाकुलर का बात करें तो स्थानीय भाषा और बोली जो है, स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। मानक जो भाषा है, मानक समय के मानक जो विचारों से अलग है। एशियाटिक सोसाइटी जो है ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी बताइए? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है किसने किया था बताइए? तो विलियम जोन्स का नाम आता है, ये आप जानते हैं, कमेंट कीजिए। शांति निकेतन की स्थापना जो है कब हुई थी बता दीजिए, तो जानना चाहते हैं तो हम बताएंगे 1901, है ना? आप देख सकते हैं 1901 में हुआ था। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1854 में। 1850 अंग्रेज शिक्षा अधिनियम जब लागू हुआ 1835। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अध्याय 7 चलते हैं। महिला जाति सुधार। महिला में जाति एवं सुधार कैसे हुए, ये सब बातें करते हैं। तो 7वां चैप्टर जो है, ध्यान से सुनिए कि करीब 2 साल बाद या 2 साल पहले भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी और समाज कठोर जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। सही बात है। अगर मान लीजिए पॉइंट की बात करें कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव की शुरुआत की बात करें, तो बदलाव की शुरुआत की बात करें तो देखिए यहाँ पे अंग्रेज अपना जो बड़ाई करने के चक्कर में बता रहे थे महिलाओं के साथ तो अत्याचार करने वाला तो यही है, बदलाव भी करने वाला तो यही होगा, है कि नहीं? और दूसरी बात कि वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। रामायण महाभारत दिखा लीजिए, उस समय महिलाओं का ही सम्मान। चलिए 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाज पर चर्चा शुरू हुई। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक, यह देखिएगा, ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। सही बात है, राजा राम मोहन राय की मुख्य भूमिका है, जिसमें सती प्रथा का अंत करने का मेन नाम आता है। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से सिद्ध किया कि विधवाओं को जलाना कहीं नहीं लिखा है। सही बात है, प्राचीन ग्रंथ में कभी नहीं लिखा कि विधवा को जला दीजिए। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। सही बात है, तो मेरे ग्रंथ में भी ये नहीं बोला था, इसी को फॉलो भी किया अंग्रेज। विधवा विवाह की बात करें तो विधवा विवाह भी इंपॉर्टेंट है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, ये भी प्राचीन ग्रंथ में दिया, मतलब बताया ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उनके प्रयास से 1856 में विधवा विवाह कानून पारित किया गया। ये विधवा विवाह का प्राचीन काल में भी बात कही जाती है। चलिए, अगर मान लीजिए लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो विद्यासागर ने कलकत्ता में और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लड़कियों के लिए क्या खोले? स्कूल खोले। और जब स्कूल खोलिएगा तो शुरू में तो विरोध होगा ना कि हम नहीं भेजेंगे, लेकिन धीरे 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 महिलाओं को भेजने लगे थे। पॉइंट नंबर 2 है महिलाएं सुधारों के खिलाफ नहीं साथ खड़ी, मतलब सुधारों के साथ महिलाएं नहीं थी, मतलब महिला जो है सुधारों के खिलाफ नहीं साथ खड़ी हुई थी। उस समय महिला कैसे होती? कोई तो ताकत होनी चाहिए थी। चलिए आगे चलते हैं। 20वीं सदी के आते महिला खुद अपनी आवाज उठाने लगी। चलिए, तो महिलाओं के सुधार के हिसाब से हम जानते हैं कि 20वीं सदी में आते-आते महिला खुद अपनी आवाज उठाने लगी थी 20वीं सदी में, ठीक है? और जिसमें बेगम रुकैया शेखावत हुसैन नाम की महिला थी, याद रखिएगा, उन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, विरोध किए थे। ताराबाई शिंदे का नाम भी आता है, जो कि बहुत ही अच्छी भूमिका 20वीं सदी में हुई थी महिलाओं का। इस स्त्री पुरुष तुलना नाम पुस्तक लिखी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी, कमेंट की गई थी। पंडिता रामाबाई क्या नाम आता है, उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति पर किताब लिखी और पुणे में विधवा गृह पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी, विधवा गृह की स्थापना की। तीसरे पॉइंट के हिसाब से देखिए जाति और समाज सुधार की बात करेंगे, और जाति समाज सुधार की बात करेंगे तो याद रखिएगा जाति व्यवस्था के खिलाफ भी कई आंदोलन शुरू हुए, कई आंदोलन जो है शुरू हुए थे। ठीक है, जैसे में देखिए प्रार्थना समाज की बात करेंगे। प्रार्थना समाज है, इसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि मध्य भारत में हुई। घासीदास ने जो है चमड़े का काम करने
वालों की स्थिति सुधारने के लिए यह आंदोलन की थी, याद रखिएगा। श्री नारायण गुरु का भी भूमिका रहा है केरल के जो है एझावा जाति के इस महान नेता ने नारा दिया, ओरू जाति झाथी, ठीक है, झाथी, ओरू मथम, केरल भाषा में है, समझ रहे हैं, मलयालम हो गया, ओरू जाथी, ओरू मथम, ओरू दैवम मनुष्यानु, ठीक है, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होता है, याद रखिएगा। ये नारा दिए थे श्री नारायण गुरु। ज्योतिरा ज्योतिबा राव फूले का नाम आता है और गुलामगिरी शब्द का नाम आता है। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है बताएंगे, चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के ज्योतिबा राव फुले निम्न जातियों के सबसे मुखर नेता थे, निम्न जातियों के, जैसे सत्य शोधक समाज की भूमिका में इनकी नाम रहा है। उन्होंने इस समाज की स्थापना की ताकि निम्न जातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। ये सत्य शोधक समाज की बात हुई है। गुलामगिरी की बात करें, गुलामगिरी 1873 में, 1873 में फुले ने यह पुस्तक लिखी और इसे उन अमेरिकाओं, मतलब अमेरिकीय जो होते हैं अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने दासों को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ा था। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य जो हैं विदेशी थे और यहाँ के मूल निवासी निम्न जाति जो हैं ही जमीन के असली मालिक हैं। आर्य विदेशी थे और मूल निवासी यहाँ के असली मालिक थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन थे। आर्य माना जाता है, लेकिन आर्य अब तो कई जाति यहाँ पे, मुगल भी बाहर से आए थे, तो क्या आप कौन से मुगल के वंशज है पता थोड़ी है, ठीक है, तो बदलाव होते रहता है। 5वां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ था, जिसमें पहले निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं थे, ठीक है, आपके अनुसार थोड़ा बदलाव हुआ है। अंबेडकर ने महार समुदाय में जन्म लेने के कारण बचपन से ही भेदभाव का जो है शाह। अंबेडकर की कहानियां बहुत ही अलग-अलग है। कोई इनकी अच्छी कल्पना की बात करता है, कोई इनके साथ घोर अत्याचार हुआ इसकी बात करता है। तो कई लोग अलग-अलग अपने विचार देते हैं, तो इस पे टिप्पणी तो हम नहीं कर सकते। चलिए, आंदोलन की शुरुआत जो हुई 1927 में, इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, ताकि पूरे देश को पता चले कि समाज में जाति पूर्वाग्रह को जकड़ कितनी गहरी थी, मतलब जकड़ लिया था। तो इसका प्रवेश को हटाइए, तो सब मंदिरों में घुसवाइए। पृथ्वी रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार बोलते हैं, जो कि केरल से संबंधित है। दक्षिण भारत में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरू की थी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था रामास्वामी नायकर। उन्होंने तर्क दिया कि अछूत ही हिंदू धर्म के असली रक्षक हैं और उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी थी, ठीक है, याद रखना। महत्वपूर्ण परीक्षा तत्व की बात करें तो ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, जो कि वेदों की ओर लौटो वाला बात हुआ। रामकृष्ण मिशन की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, जो कि 1929 में बताया जाता है। 1929 में पारित हुआ था। शुरुआत में लड़कों के लिए 18 थी और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु तय की गई थी, याद रखिएगा, बाल विवाह निषेध के लिए। सती प्रथा पर पाबंदी जो है किस वर्ष लगाई गई? 1829 में हुआ था, याद रखिएगा। ये बात तो सत्य है ना? 1829 में हुआ था ना जी? कमेंट कीजिए। ठीक है, बताइए। दिसंबर 1829। आगे चलेंगे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम ज्योतिबा राय फूले का नाम देते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी हैं। विधवा विवाह कानून जो आया था 1856, किसके प्रयासों से पारित हुआ था बता दीजिए? तो विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो इस पर छंद को याद करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और सती प्रथा राजा राममोहन राय। अध्याय 7 चलते हैं, महिला जाति सुधार। ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है। चलिए अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 8 की बात करते हैं। ठीक है, और अंतिम अध्याय मानते हैं हम इसको। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, बोलिए संगठन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो फर्स्ट खत्म करते हैं, क्योंकि 1870 से लेकर 1947 तक की बात करेंगे। और मतलब 8th क्लास का जो है अंतिम अध्याय है ये। राष्ट्रवाद का उदय की बात करेंगे तो 1870 और 1880 के दशक तक भारत भारत जो है
भारतीय ये समझने लगे थे कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा किए हुए है और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होगा, भारत भारतीयों को नहीं हो सकता। याद रखिएगा। प्रमुख संस्थान की बात करें जिसमें जो है पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महासभा, महाजन सभा, ये सब प्रमुख संस्थान हुए जिससे हम विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, मतलब 1885 में, जो कि मुंबई में, याद रखिएगा, जो कि 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। इसके संस्थापक जो हैं ए.ओ. हुम थे, जो पहले अध्यक्ष बिम्बचंद्र बनर्जी थे। अध्यक्ष पूछे पहले अध्यक्ष तो बिम्बचंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. हुम जो थे, ये संस्थापक थे, याद रखिएगा। चलिए नरम दल और गरम दल की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथी जो थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे नेता शांति तरीके से अपनी मांग अंग्रेजों के सामने दिखाते थे, तो दोनों की भूमिका अपनी जगह पे अच्छी थी। गरमपंथी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरमपंथी के थे, गरम नेता थे। ठीक है, जो कि प्रार्थना की नीति, जो प्रार्थना की राजनीति की आलोचना किए थे, प्रार्थना नहीं करेंगे हम लोग। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। याद रखिएगा। बंगाल का पॉइंट नंबर देखें, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में, ये इंपॉर्टेंट है। 1905 में दोनों हुआ था, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। लेकिन सुनिए, वायसराय उस समय जो था करजन था, तो पूछेगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में हुआ था, उस समय वायसराय करजन ने, याद रखिएगा करजन। तो करजन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गए थे, इसी के विरोध में, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और भारतीय उद्योगों व शिक्षाओं को बढ़ावा दिया गया। भारतीय उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। पॉइंट नंबर 4 है महात्मा गांधी का आगमन और जन आंदोलन शुरू हो गया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया। कब? 1915 में जब लौटे थे, याद रखिएगा। और लौटने वाले क्षेत्र को गांधी जी जब लौटे थे तो उसे क्या कहते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। हाँ। चलिए प्रारंभिक सफलता कैसे हुई? चंपारण 1917 में हुआ था, सफलता हुई। फिर दूसरा खेड़ा आंदोलन हुआ था जो कि 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक सफलता मिली थी गांधी जी को। रॉक रॉल रॉलेट एक्ट बोलते हैं, जो कि 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का कानून बनाया था, जिसे रॉलेट एक्ट बोलते हैं 1919, याद रखिएगा। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हो गया। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट उसी समय आया था, इसी के विरोध में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 और 22 तक चले थे, ये हम जानते हैं। गांधी जी ने लोगों से जो है सरकार या स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करने कहा, याद रखिएगा। 1922 में चौरी चौरा का हिंसक घटना के बाद उन्होंने यह आंदोलन वापस, समझ गए? चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में, इसलिए वापस लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फिर चालू किए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके भारत छोड़ो तक की हम बात करेंगे, जिसमें डांडिया मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो नमक आंदोलन भी कहिएगा। डांडिया मार्च जो है 1930 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी यात्रा किया था, मतलब दांडी तक यात्रा की थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने बर्बरता से दमन किया, लेकिन अब आजादी तय थी, आजादी लगभग तय थी। बहुत बेरहमी से मारना पीटने लगा था। स्वतंत्रता और विभाजन की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1940 में हुआ था। 1940 में लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग ने 1940 में क्या किया? मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बता देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछेगा तो 1906 याद रखिएगा, ठीक है? और मुस्लिम लीग जो है 1940 में पाकिस्तान की मांग किया था, ये बात याद ध्यान रखिएगा, गलती मत ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज के नारा दिया था। विभाजन की बात करेंगे तो विभाजन जो हुआ था 1947 में, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विफल रहा और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उससे विभाजन का दुख भी सहना पड़ा। विभाजन भी हुआ भारत पाकिस्तान का, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे जिसमें 1885 जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट भी हुआ था। 1930 में
दांडी यात्रा हुआ 1942 में, भारत छोड़ा आंदोलन 1947 में, भारत की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा था बता दीजिए? तो हम बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक का था। अगर मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछे तो ए हुम थे, अध्यक्ष पूछे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बता देना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की थी? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किए थे। याद रखिएगा नमक कानून को। क्लियर हो गए? तो ये हो गया 8th क्लास का अध्याय समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि एनसीईआरटी कौन-सा है? 9th क्लास। आप इसे लाइक करें, फॉलो करें तभी मैं आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं।